आजकल किसी भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर वन इज़ कि आपने आर्बिट्रेशन में जाना है जो कि एक प्राइवेट कोर्ट की तरह होती है, एंड नंबर टू इज़ कि आपने लिटिगेशन में जाना है जो कि एक ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस है। आज हम आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन की तरफ जाना है या लिटिगेशन की तरफ जाना है। सबसे पहले अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन आपको चॉइस देती है, आपके पास एक कंट्रोल आ जाता है कि आप खुद डिसाइड करें कि आप अपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस जगह पर चाहते हैं, किस वेन्यू पे चाहते हैं, किस जगह पे आपका जो डिस्प्यूट है वो सेटल होना चाहिए। आया वो सिंगापुर में होगा, वो लंदन में होगा या दुनिया के किसी और मुल्क में होगा। और सेकेंडली आपके पास ये चॉइस होती है कि आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन से लॉ के मुताबिक होगी, गवर्निंग रूल्स कौन से होंगी, किस जुबान में आपके डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा, और जो डिसीजंस मेकर हैं वो भी आप अपनी चॉइस से पॉइंट कर सकते हैं। यानी कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो आप अपनी मर्जी से पॉइंट कर सकते हैं। अगर तो आपका जो मैटर है वो किसी टेक्निकल नेचर का है तो आप टेक्निकल आदमी को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट आर्बिट्रेशन आपको एक फ्लेक्सिबल और एक न्यूट्रल एवेन्यू प्रोवाइड करती है जहां आप अपनी मर्जी से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लिटिगेशन की बात करें तो इसके लिए आपको जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनमें जाना पड़ेगा और वहां आपको एक पब्लिक हेयरिंग मिलेगी, ओपनली आपका केस सुना जाएगा। और अगर आप उस कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, जो कि इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन बहुत लिमिटेड होता है। आर्बिट्रेशन में अमूमी तौर पे अपील्स नहीं दी जाती। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, वो ट्रेडिशनल लिटिगेशन पर आर्बिट्रेशन को क्यों प्रेफर करती हैं? तो इसका जवाब दो लफ्जों में है। नंबर वन इज इन्फोर्सिबिलिटी एंड नंबर टू इज फाइनलिटी। अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं, यानी कि जो आर्बिट्रेटर डिसीजंस देते हैं, वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की मदद से 170 से ज़ायद ममालिक में इन्फोर्सेबल है बहुत आसानी के साथ। और अगर हम फाइनलिटी की बात करें तो चूंकि आर्बिट्रेशन में अपील्स का मैकेनिज्म बहुत लिमिटेड होता है, ना होने के बराबर होता है, तो आर्बिट्रेटर्स जो भी एक दफ़ा फैसला कर देते हैं, जो भी अवार्ड वो अनाउंस कर देते हैं, वो फाइनलिटी अटेन कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा सर्टन होता है। और सेकेंडली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत से लीगल सिस्टम जो है वो यूएन सेट्रल मॉडल लॉ को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोसीजर में भी सर्टेनिटी आती है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड मॉडल लॉ के मुताबिक कंप्लीट होंगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक केसेस हैं आर्बिट्रेशन के, उनको 1940 का एक्ट गवर्न करता है। और अगर कोई फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स कराना हो तो वो 2011 का लॉ है जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करता है। उसके तहत फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को, जो कि फॉरेन आर्बिट्रेटर्स के डिसीजंस होते हैं, उन्हें इस लॉ के तहत पाकिस्तान में इन्फोर्स किया जाता है। अब अगर हम कोर्ट की बात करें कि कोर्ट्स किस तरह से आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रल अवार्ड्स को परसीव करती हैं, तो इनिशियली तो रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच थी कोर्ट की, लेकिन विद द टाइम ये प्रो इन्फोर्समेंट की तरफ जा रही हैं। इनिशियली यूके सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि हम आर्बिट्रेशन अवार्ड को इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिसके तहत ये अवार्ड अनाउंस हुआ है, अवार्ड मार्जे वजूद में आया, वो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये होल्ड किया कि जो करप्शन डिस्प्यूट्स हैं उनमें आर्बिट्रेशन नहीं की जा सकती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी दुनिया में कोर्ट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान प्रो इन्फोर्समेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड्स में बजाय टेक्निकल एरर्स निकाल के उन्हें रिजेक्ट किया जाए, कोर्ट्स फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स की स्मूथ इन्फोर्समेंट के लिए फैसिलिटेट कर रही हैं। बट टू हैव एन इफेक्टिव फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड आपके पास सबसे पहले एक लीगली बाइंडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें क्लियरली डिफाइन हो कि आपकी जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो किस एवेन्यू पे कंडक्ट की जाएंगी, उनकी ज़ुबान क्या होगी, वो किस लॉ के तहत गवर्न होंगी। आया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो गवर्निंग रूल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा या किसी और बॉडी के गवर्निंग रूल्स को लिया जाएगा, किस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स होगी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में प्राइवेसी को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। सो वंस यू हैव दैट लीगली बाइंडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो आप एक इफेक्टिव आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं।
सो इन शॉर्ट आर्बिट्रेशन आपको एक प्राइवेसी देती है, आपको चॉइस देती है, कंट्रोल देती है और सबसे बढ़कर वर्ल्ड वाइड इन्फोर्सिबिलिटी देती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लिटिगेशन की बात करें तो आपको एक ओपन हेयरिंग दी जाती है, एक पब्लिक हेयरिंग मिलती है और सेकेंडली आपके पास अपील की ऑप्शन होती है। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप रिस्क एनालिसिस करें, अपने बजट को देखें और अपना इन्फोर्समेंट प्लान सामने रखते हुए डिसाइड करें कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन की तरफ जाना है या ट्रेडिशनल लिटिगेशन की तरफ जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लीगल इंसाइट्स के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।